नमस्कार, मैं हूं तेजपाल नेगी और आप सबका स्वागत है हमारे फोकस हिमाचल के आज के बुलेटिन स्पेशल टॉक में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं हिंदी और हिमाचली भाषाओं के रंगमंच और वीडियो के एक ऐसे फ़नकार जो वीडियो तैयार करते हैं या फिर एक्टिंग करने के लिए लोगों को निर्देशित करते हैं, यानी इन कलाकारों को निर्देशन देने वाले निर्देशक। नाम है सुशील मेहता। सुशील मेहता जी अभी 37 वर्ष के हैं और इन उम्र के 37 वर्षों के मुकाम में उन्होंने कोई स्पेशल इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली निर्देशन की, लेकिन वो जो कर रहे हैं और जो दिख रहा है उनका, जो पब्लिक उनको पसंद कर रही है, उसे देख के लगता है कि ये किसी महारत हासिल व्यक्ति का ही काम है। तो मैं उनका स्वागत करता हूं और बात शुरू करते हैं उनसे बातचीत का सिलसिला। सुशील मेहता जी, आपका स्वागत है फोकस हिमाचल के स्पेशल। धन्यवाद तेजपाल जी। और हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि ये जो आपने माचिस है क्या से नीलकंठ तक का सफ़र तय किया है, इसकी एक छोटी सी कहानी अगर आपके बता पाएँ हमारे दर्शकों को। जी, तो तेजपाल जी, जैसे ये बताया तो सर्वप्रथम फोकस हिमाचल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो माचिस से नीलकंठ तक के सफ़र के बीच में काफ़ी साल गुजरे और कई प्रोजेक्ट्स ऐसे आए जिन पे काम किया। तो मैं अगर शॉर्ट में आपको ये चीज़ बताऊं तो वही बात है कि माचिस तो चलिए एक इंडिपेंडेंट एक प्रोजेक्ट था मेरा शॉर्ट फिल्म के लिए, क्योंकि जैसे होता है कि अगर आपको कुछ डायरेक्टोरियल आपका दिखाना हो, कुछ प्रोजेक्ट आपको, तो उसके लिए आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए। तो एक थॉट थी इनिशियल उस समय पे एंटी सुसाइड मिशन के लिए कुछ बनाना था, तो 2014 में वो प्रोजेक्ट बनाया था। और उसके बाद में काफ़ी कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स किए, डॉक्यूमेंट्रीज़ की, जो कई क्लाइंट्स के लिए काम किया, एनजीओज़ के लिए काम किया है, ठीक है, मीडिया हाउसेस के लिए कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स शूट किए हैं। तो साथ साथ में म्यूज़िक वीडियोज़ भी चलते रहे, जो कि हिंदी भाषा के रहे हैं ज़्यादातर। और नीलकंठ पर मैं सीधे आऊँगा अभी। तो इस वाले प्रोजेक्ट पर जब भी करने का प्लान बना करने के लिए, तो जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है इसके बारे में कि नीलकंठ महादेव एक डिवोशनल सॉन्ग है महादेव के लिए, और एक हमेशा से मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा करूं डिवोशन और फेथ को दिखाने के लिए कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मैं सामने लेकर आऊं। तो मैंने एक बहुत साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, पेपर में पढ़ा था। तो उसमें वो आर्टिकल कुछ इस प्रकार से था कि जब स्वयं महादेव ने प्राण बचाए कि एक विदेशी पर्यटक के, ठीक है, ट्रैकर के। तो वो स्टोरी वही थी कि एक विदेशी जो ट्रैकर थे वो हिमालय में ट्रैकिंग कर रहे थे बर्फ स्नो के बीच में। तो हुआ ये कि वो भटक गए रास्ता, रात अंधेरी हो गई और अब हाइपोथर्मिया होने वाला सिचुएशन पैदा हो गई उनके लिए, कि मरने वाली सिचुएशन पैदा हो गई। तो उनको बिल्कुल होपलेस वो हो गए थे। तो उनको कहीं दूर सामने एक बाबा जी लंबे बालों में दिखते हैं, जो कि उनके चित्रण में था, कि जो स्वयं महादेव की छवि उन्होंने बताई थी। तो उन्होंने उनको फॉलो किया, तो एक गुफा में पहुँचे। तो वहाँ देखा कि और साधु के वेश में लोग बैठे हैं, यज्ञ चल रहा है। और वो बिल्कुल सरप्राइज से ही देख के कि यार ये कहाँ है यहाँ पे, जहाँ पे दूर दूर तक कोई ज़िंदगी का, कोई किसी लिविंग बीइंग का पता नहीं है, लेकिन ये कैसे यहाँ पे। तो वहाँ पे उनकी रात वो गुजरी वहाँ पे, और उनको मालूम नहीं पड़ा कि कब वो सो गए या उनके नींद आ गई। तो मॉर्निंग में जब रेस्क्यू टीम वहाँ पे आई और उन्होंने देखा कि यार आप बच गए, और ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे परिस्थिति में तो कोई नहीं बच सकता था, लेकिन आप कैसे बचे। तो उन्होंने जब बताया कि ऐसे के लंबे बालों वाले साधु के वेश में कोई आए थे जिन्होंने उनको लेकर गए गुफा अपने साथ, तो किसी ने बिलीव नहीं किया उनका। तो वो बताया जाता है कि बाद में बड़े शिव भक्त वो बने, वो शख्स जो हैं, और उन्होंने इस तरीके से उनकी ज़िंदगी को बदला। तो मेरा भी वही था कि भावना वो थी कि जब आप मुसीबत में हों और महादेव को आप दिल से पुकारें तो आपका वो हाथ थामते हैं। तो उसी कंसेप्ट को लेकर इस नीलकंठ डिवोशनल सॉन्ग के लिए मैंने एक कंसेप्ट तैयार किया, स्टोरी लाइन जिसे कहते हैं। तो वो दिखाने की कोशिश की। अब वो अगर देख पा रहे हैं लोग और उन्हें पसंद आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो मेहनत जो है वो कामयाब हुई। और एक वो जो भावना मैं दिखाना चाहता था अपने निर्देशक की नज़रों से, क्योंकि प्रोजेक्ट देखा जाता है, जब भी देखा जाता है, तो मुझे लगता है कि वो उस तरीके से सक्सेसफुल है, अगर कि ऑडियंस उसे उस तरीके से देख पा रही है। जी, मैं कल देख रहा था उसको, तो यूट्यूब पे हज़ारों लोग उसको देख चुके हैं और एक बेहतरीन प्रयास है आपका। क्या दुश्वारियाँ हुई, कितने टेम्परेचर पे आपने वहाँ शूटिंग की? देखिए, नीलकंठ के लिए जब हम लोग रेकी करने गए थे लाहौल घाटी, तो सिस्सू स्टेशन से हमने शुरू किया था रेकी का जो प्रोसेस था। तो दिन के समय में नॉर्मल जो टेम्परेचर था वो -8 10 तक तो पहुंच जाता था, जब धूप भी लगी है।
जी। तो उस समय पे थोड़ा-सा ऐसे बादल-वादल हो जाएँ तो इतना तो रहता ही था। और उसके अलावा जब हमने शूट करना शुरू किया तो ये जो हमारा पीक टेम्परेचर है, तो वो बढ़ते ना एक टाइम ये भी आया कि इतने रात पे हम थे और रिमोट में थे, तो -19 तक भी टच किया है इसने। अच्छा। और कंटिन्यूअसली 14, 15, 16 माइनस तो इतना तो नॉर्मल था वहाँ पे। जी, जी। क्योंकि 2 दिन तो हम उसी एनवायरनमेंट में थे। 1 दिन हमने कोठी में किया था, गुलाबा अच्छा। वैली हाँ, में, हाँ, हाँ। आखिर का जो दिन था। लेकिन पहले के जो 2 दिन थे वो इसी एनवायरनमेंट में हमने किए हैं। अच्छा, मैं एक रील देख रहा था आप ही के नीलकंठ की। जी। उसमें मेकअप मैन उसका उनका भगवान शिव का जो हाँ जी। रोल निभा रहे थे ठाकुर साहब, उनका मेकअप कर रहे थे और वो काँप रहे थे। हाँ जी। तो क्या रात में भी शूटिंग करनी पड़ी है? जी, बिल्कुल, इसमें एक सीक्वेंस है जिसमें गौरा पार्वती का सीक्वेंस है, जी। जो रात के अंधेरे में हमने किया। क्योंकि देखिए, वैसे तो अब जब एक आप दूर लोकेशन पे आप जाते हो, क्योंकि वो मेन बेस से काफ़ी दूर था जो हमारा था, तो और दूसरा टाइम कंस्ट्रेंट ये था कि हमको एक लिमिटेड टाइम में चीज़ करनी थी। तो हमको फिर डिसाइड किया, सभी से टीम से डिस्कस किया। मैं कहा यार सिचुएशन तो देखो एडवर्स जा रही हैं, तो जो रावीज़ हैं, रावीज़ ठाकुर हैं, ये बहुत ही अमेज़िंग एक्टर ही हैं और मतलब बहुत ही ये तैयार रहते हैं कि थ्रिलिंग बताओ, एक्शन को थ्रिल कुछ ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सुरवाई सबसे बात हुई इनसे, मैं कहा यार ये जाने वाली है सिचुएशन। तो जो पार्वती हैं वो अभी उनका भी सीक्वेंस था बचता, तो कि अब कैसे करें कि अगर रिटर्न करते हैं बेस पर, उसको हम किसी ऐसी लोकेशन में करते हैं जहाँ ठंड नहीं हो, तो कैसा रहेगा। तो फिर सभी तैयार थे करने के लिए कि जोश जज्बा सभी में था। और ऑब्वियसली नीलकंठ महादेव जी का गाना था तो सब में जज्बा जोश था ही उनके आशीर्वाद से। तो रात में भी हमको करना पड़ा, तकरीबन 12 बजे से मतलब 1 बजे के विंडो में वो हमने सीन शूट किया था। अच्छा। और उस समय तो बहुत ही सबसे मिनिमम टेम्परेचर उसी दौरान था हाँ, हाँ, कि वहाँ पे आप जहाँ शूट कर रहे हो तो कोई चॉइस नहीं थी आपके पास में, क्योंकि इतना दूर आप आए हो बेस से। बिल्कुल, बिल्कुल, उनको हाँ जी। कंबल लपेट रखा था और हाँ उसके जी। बाद जब चेहरे पे मेकअप कर रहे हाँ थे जी। तब वो काँप रहे थे उस समय और हाँ साफ जी। दिख रहा था कि किस हालात में हाँ आप जी। लोग काम कर रहे हैं। कितने दिन में शूटिंग पूरी हुई इसकी? शूटिंग इसका 3 दिन का शूट था, अच्छा। जिसमें मेजर सीक्वेंस थे वो पहले 2 दिन हमारे रहे। और थर्ड डे हमारा जो थोड़ा पैच वर्क था उसको हमने कंप्लीट किया, और एक क्लाइमेक्स का सीक्वेंस था हमको वो करना था, वो थर्ड डे के लिए हमने रखा था उस चीज़ के लिए। अच्छा। तो 3 दिन में हमने गाना जो है हमने शूट किया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद एक गाना बनने में अमूमन चूँकि हम लोग हिमाचल से हैं जहाँ पे ये प्रोडक्शन बहुत कम होता है। एक गाना तैयार होने में लगभग कितना समय लग जाता है? देखिए, वो डिपेंड करता है। नॉर्मली तो जो आप अगर वैसे बताएँ कि कोई स्टोरी लाइन पे नहीं शूट कर रहे हैं आप, ठीक है, कुछ कंसेप्ट है, एक सिंगल लोकेशन पे आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए निर्भर करेगा उस चीज़ पे कि आपका लोकेशन चेंज वगैरह कितना है, ठीक है? और दूसरा उसमें कंसेप्ट कैसा है कि उसमें टेक्निकलिटी ऐसी तो नहीं है कि कोई सेट प्रॉपर डिज़ाइन कुछ ऐसा आपका चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ चलती है। कि अगर आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊँ तो यूजुअली 1 दिन में भी गाना शूट हो जाता है, ठीक है? जिसमें ज़्यादा कुछ स्टोरी लाइन या वैसा कुछ नहीं आप दिखा रहे हैं। तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो वो तो डिपेंड करता है, सबका अपना-अपना है। जैसे मान लीजिए हमारा इस वाले कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट किया था, तो मतलब 3 से 5 दिन पे कॉन्सेप्चुअलाइज़ करने में उसको कि किस-किस तरीके से सीक्वेंसिंग रहेगी, स्टोरी बोर्ड क्रिएट करने में लगा हमारा। बाकी शूट के लिए 3 दिन रहे, लेकिन प्री प्रोडक्शन स्टेजेस वो भी हैं कि शूट के लिए ज़रूरत के लिए जो मिनिमम आपको जो चीज़ें लेकर आनी है, वो प्री प्रोडक्शन के स्टेजेस में आती हैं। तो तकरीबन 7 दिन की तैयारी हमारी और 3 दिन का शूट, और उसके अलावा पोस्ट प्रोडक्शन कहें जिसमें वीडियो एडिटिंग और बाकी की सारी चीज़ें होती हैं, वीएफएक्स और सब चीज़ें मिला के, तो वो भी सब डिपेंड करता है। बट हमारे वाले इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 15 से 20 दिन हमारे पोस्ट प्रोडक्शन के हमारे रहे। तो तकरीबन 1 मंथ का ये प्रोजेक्ट अलग तरीके से रहा कि अलग-अलग स्टेजेस पे अगर मैं बोलूँ, तो टेक्निकलिटीज़ थी प्रोजेक्ट में, तो जिसकी वजह से कुछ दिन उसमें एक्सटेंड हुए। अच्छा, कितना वो अनुभव क्या होता है जब एक निर्देशक एक कलाकार को अपने मन की, अपने दिमाग में जो उसकी छवि बनी हुई है कि मैंने इसे शूट करना है, वो कलाकार को कैसे समझा पाता है? देखिए, जो अभी आपने कहा कि निर्देशक कैसे, डायरेक्टर कैसे आर्टिस्ट को कैसे कन्वे कैसे करता है, क्योंकि देखिए ये जो क्राफ्ट है बेसिकली स्टार्ट कैसे होती है उस चीज़ पे है कि एक फ़िल्म या एक चीज़ को आप किसी को बनाते हैं, उसको कागज़ पे लिखा जाता है कि किस तरीके से चीज़ें होनी है, ठीक है? उसके लिए निर्धारित किया जाता है कि किस-किस तरीके से एक्ट वो सब चीज़ें करनी है। निर्देशक का काम देखिए वही है कि जो एक्टर को डिलीवर करना है, उसके पोटेंशियल को मैक्सिमम टू लेके जाए। कि अब ये समझें कि अगर ऑडियंस, जैसा मैंने पिछली बात में ही कहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट, कोई भी फ़िल्म या कोई भी कंटेंट कोई देखता है, तो बेसिकली वो डायरेक्टर्स आई होती है कि किस तरीके से देख रहा है। क्योंकि वो सक्सेस तब है कि वो आँख अगर वैसे-वैसे ही जा रही है कि कुछ और नहीं दिख रहा है कि जो डिटेल हुआ है। तो वो जो बारीकी है वो देखिए 2-3 चीज़ें, क्योंकि एक टेक्निकलिटी तो ये होती है कि एक डायरेक्टर अगर मान लीजिए कोई सीन तैयार किया गया है, उसको किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट होता है, उसकी ब्लॉकिंग होती है, स्क्रीन प्ले जो तैयार किया जाता है। स्क्रीन प्ले में आपका प्रॉपर फिर ब्लॉकिंग जो बनती है कि किस तरीके से होगा, वो रिहर्सल्स रहती हैं, सब चीज़ें हैं
एक ट्रेंड डायरेक्टर के लिए वो चीज़ है कि वो बहुत ही आसानी तरीके से समझा पाए एक्टर को, और एक एक्टर के लिए वो चीज़ है कि वो प्रोफेशनल तरीके से उसको सही तरीके से समझ के उसको एग्जीक्यूट करें। तो उसमें चीज़ें ये रहती हैं कि वैसे कहते भी हैं कि जैसे कि मैं खुद सेल्फ लर्न्ड डायरेक्टर हूँ, तो मैंने चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि आप देखकर भी चीज़ें सीखते हैं, करके भी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन मैंने उसको थॉरोली स्टडी किया है, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी मैंने एक्सपीरियंस किए चीज़ें, प्रैक्टिकल्स भी वैसे किए हैं ओवर द टाइम पीरियड, जितने सालों में काम किया है। तो एक्टर का भी वही रहता है कि देखिए ऑब्जर्वेशन एक बड़ी चीज़ होती है एक्टर के लिए, और एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता, ये भी बात है। तो उसमें व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, और आपका एक बिलीव करने का एक प्रोसेस भी होता है कि अगर आपने जो चीज़ नहीं की है उसको आप इमेजिन करें और उस पर बिलीव करें, और वो बिलीव आपके चेहरे पे दिखता है, और वो चेहरे पे जब आपके दिखता है तो एक परफेक्ट एक्ट निकल के आता है। बाकी रही बात सीखने की, तो देखिए सिनेमा में क्या होता है कि एंगल्स हैं, ब्लॉकिंग है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो समझने वाली होती हैं कि कहाँ किस दिशा में कैमरा लगा है, किस तरीके से सब चीज़ें करनी है। वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्टर के अंदर में, जो उसको बहुत आसानी से पर्दे पर लेकर आती है। और फिर अंत में एक डायरेक्टर और एक्टर का वो जो कॉम्बिनेशन बनता है कि जो डायरेक्टर दिखाना चाहता है और एक्टर उसको अंडरस्टैंड करता है, तो दोनों की जो केमिस्ट्री है काम करने की, वो फिर चेहरे से एक्टर के माध्यम से देख पाते हैं। तो ये जो ऐसा प्रोसेस है, ये एक बहुत ही टेक्निकल भी प्रोसेस भी है, और अगर आप इसे बोलें कि एक अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को इस्तेमाल करके दिखाने वाला है, तो ये वो भी रहेगा। तो दोनों चीज़ें इसमें लगेगी, कि ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई जिसका मान लीजिए कि ऑब्जर्वेशन स्किल इतने अच्छे नहीं है, लेकिन टेक्निकली उसको पता है कि कैमरा एंगल क्या लगता है, कैसे करना है, तो वो एकदम नहीं उसको भावना को प्रदर्शित कर पाएगा। तो दोनों चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी है। एक एक्टर के अंदर में एम्पैथी और वो जो समझने वाला भाव है कि जिस क्षेत्र में मैं कर रहा हूँ। जैसे इसमें एक कैरेक्टर थे जो हमने बनाए थे डिवोटी, तो उनका ये था कि वो गिर जाते हैं पहाड़ी से और उनको चीज़ करते हैं, तो वो स्टोरी लाइन तो पता होती है, बैक ऑफ द माइंड ये है। अब उस कैरेक्टर के अंदर में लगातार रहना, वो उनके लिए एक चीज़ होगी कि जिसको वो इम्प्रोवाइज़ करके अपने पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के ऑडियंस के सामने लेके आएँ, ताकि वो एक बिलीवेबल स्टेट में पहुँचे, कि देख के कोई ये ना बोले कि हाँ, एक्टिंग कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्टिंग कर रहा है, एक होता है कि नहीं, नहीं यार सच में इसके साथ हो रहा है। तो जब देखने वाली ऑडियंस ऐसे कनेक्ट हो जाए कि यार ये तो मैं ही हूँ, मेरे साथ ही हो रहा है, इतना बिलीवेबल स्टेट तक ले जाए, तो वो एक सक्सेस मैं बोलूँगा डायरेक्टर और एक्टर का, कि तब कामयाब होता है और वो वही चीज़। क्षण होता है, मुझे लगता है कि जब आप सफलता आपसे फिर दूर नहीं रहती, जब आप कनेक्ट कर लेते हैं पब्लिक को अपने साथ। माशाल्लाह दिख भी अच्छा रहा है वो, और आपकी मेहनत उसमें साफ दिखाई पड़ रही है। अब आगे क्या कोई और प्रोजेक्ट आपके हाथ में है? देखिए फ़िलहाल कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी म्यूज़िक वीडियोज़ के तो हैं ही, उसके अलावा होम प्रोडक्शन के भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो फ्लोर पे अभी आने वाले हैं, और कुछ एक डॉक्यूमेंट्री जो डॉक्यू ड्रामा सीरीज़ है उस पर काम चल रहा है। तो अभी उसमें से देखते हैं कौन सा पहले चालू होता है क्योंकि इंडी फिल्म मेकिंग में वही चीज़ें आपकी चैलेंज रहते हैं कि वही आपको प्रोजेक्ट भी करने हैं, आपको ब्रेड एंड बटर का भी देखना है, पैसा भी ज़रूरी है क्योंकि सस्टेन करना है, क्योंकि हिमाचल में बैठे हैं तो यहाँ लोकल इंडस्ट्री पे तो चल रहा है, लेकिन अब जैसे हम हमारा रहता है कि हम आउटसोर्सिंग का काफ़ी काम हम करते हैं, बाहर के जो प्रोजेक्ट रहते हैं हिमाचल से बाहर के मेन इंडस्ट्री के, मैं फ्रीलांस काफ़ी करता हूँ उस तरीके से। तो वही है कि आपको दो लाइनों पे चलना पड़ता है, कि एक तो आपका जैसे पैसा बन रहा हो प्रोजेक्ट से, वो भी आपको ज़रूरी है करना, और जो कि एंटरटेनमेंट के लिए, और जो हमारा जो एम है, जैसे कि फ़िल्म मेकिंग हमारा बेसिक एम है कि हम जो है कि हमको मेन स्ट्रीम के लिए, हम वेब सीरीज़ के लिए प्लानिंग चल रही है काफ़ी लंबे समय से, तो उस पर हम जल्दी आएँगे और काम चालू करेंगे उसके लिए। अब हिमाचल में आपका जो एक्सपीरियंस है, और चूँकि आप यहीं के मूल रहने वाले हैं, तो क्या भविष्य दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए हिमाचल में, क्योंकि जैसे मैं सोलन में यहाँ पे रहता हूँ, तो हमारा बेस पोस्ट प्रोडक्शन का यहाँ पे है। आप शिमला जाएँ, वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से आपको देखें कल्चरल उसमें एक्टिविटीज़ जो चीज़ें चल रही हैं। आप कुल्लू मनाली की तरफ जाएँ, वहाँ पे लेके कांगड़ा है। तो अभी पूरे जगह अगर मैं वैसे देखूँ कि पिछले उस समय से जब से मैंने शुरू किया है, क्योंकि दिखना तभी से स्टार्ट होता है ना, क्योंकि जिस फील्ड में आप नहीं जाते हो आपको नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो काफ़ी नया अच्छा काम कर रहे हैं। आप म्यूज़िक वीडियोज़ देख लीजिए, आप इवन शॉर्ट फिल्म मेकिंग का आप देख लीजिए, तो एनवायरनमेंट तो देखिए यहाँ पे डेवलप हुआ ही है ओवर द टाइम पीरियड, इतने सालों में चीज़ें हुई हैं। तो फ्यूचर तो देखिए वैसी वाली बात है, क्योंकि जब से तो आपको एक ये लीवरेज मिली है ना, देखिए यूट्यूब 2008 में आया, उसके बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आए, कि जिसमें आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको इंडस्ट्री जाना है। देखिए दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक बात तो है कि अगर आपको सीरियसली कुछ करना है, जैसे अगर आप एक्टर हैं तो लोकल स्टेट में रह के तो आपका काम नहीं है, आपको जाना उसी जगह पड़ेगा जहाँ पे वो मेजरली काम चल रहा है। जैसे कि इंडस्ट्री आप मुंबई जाइए, ठीक है, आप उधर में आप काम कीजिए।
प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल मैं देखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे हम काम कर रहे हैं कि अभी कंटेंट क्रिएटर कहीं भी बैठ के काम कर सकता है, अब उसको ये नहीं है कि इंडस्ट्री में बैठ के ही करना है। तो उस हिसाब से तो काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि टूल्स हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें अवेलेबल हैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म, सॉरी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो करने वाले के लिए तो ये हर जगह में अपॉर्चुनिटी है। और हिमाचल पे अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ तो मुझे लगता है सही है, क्योंकि कुछ एक प्रोजेक्ट्स आए हैं रिसेंट टाइम में, थिएटर रिलीज़ भी आई हैं, हिमाचल की फिल्में आई हैं, तो जिसने एक बेस तो बना ही दिया वैसे वाला, क्योंकि किसी फुटप्रिंट्स होते हैं ना, आप चलते हैं आगे जैसे कि बढ़ते बढ़ते काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है उस तरीके से। और OTT के आने के बाद में तो संभावनाएं वैसे ही ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आपका जो एंटरटेनमेंट है आपके मोबाइल फ़ोन्स तक पहुंच चुका है। तो आज की डेट में अगर किसी को भी लगता है कि उसके पास एक अच्छी स्टोरी है, कुछ दिखाना है, तो बहुत ही मिनिमल रिसोर्सेज में भी वो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव कैमराज या किसी की चीज़ साथ करें, क्योंकि वो कमर्शियल कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट की डिमांड होती है कि यार पर्टिकुलर एक सर्टन स्टैंडर्ड पे आपको कुछ चीज़ें करनी है। लेकिन अगर आप कुछ दिखाना या बताना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन्स पे भी प्रोजेक्ट शूट हुए हैं, कई ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हैं, ऑस्कर तक भी गए हैं, वैसा वाला है। तो संभावनाएं काफ़ी हैं उस हिसाब से, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हिमाचल। अब सोशल मीडिया कितना प्रभावित कर रहा है हमारी फिल्मों को, और जो क्योंकि सोशल मीडिया हम मेरे पास मोबाइल है जी, और मैंने कुछ भी शूट किया और हाँ डाल जी, दिया। हाँ जी, हाँ जी, पब्लिक को मनोरंजन चाहिए, हाँ जी, वो चाहे कमर्शियल फिल्मों से मिल रहा है, चाहे उसको मोबाइल के शूट से मिल रहा हाँ है, जी, जो 30 सेकंड का हाँ है जी, या 1 मिनट का हाँ है। जी। कितना प्रभावित कर रहा है? इस चीज़ ने तो तेजपाल जी बहुत ज़्यादा चेंज किया है। मतलब अगर मैं वैसे पत्रकारिता के बारे में भी बोलूँ, पहले ये होता था बिल्कुल। प्रिंट जर्नलिज़्म था, अखबार आती थी, अखबार में सब पढ़ते थे, तो उसी पे डिपेंडेंट रहते थे। फिर टेलीविज़न आया, तो टेलीविज़न पे देखा कि चलो यार बोल रहे हैं। अब सोशल मीडिया आया तो हर बंदा के हाथ में वो चीज़ आ गई कि हर बंदा एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग जैसे करता है। हाँ, वो एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है, वही चीज़ है। हाँ, तो यहाँ पे इस चीज़ में भी वही है कि जैसे 30 सेकंड वाला आप बता रहे हैं जी, कि अब क्या है ना, देखिए एंटरटेनमेंट के माध्यम से, क्योंकि वैसे भी अगर बोले तो चाइना के बाद या मेरे ख्याल से तो इंडिया बता रहे हैं कि नंबर 1 हो गया है पॉपुलेशन में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि यहाँ पे मैन पावर, मतलब देखने वाले लोग बहुत हैं। हाँ, आप कुछ भी कंटेंट बने देखेंगे तो लोग हैं ही। तो अब उसने फ़र्क ये डाल दिया है कि अगर आपके पास सेल फ़ोन है और अगर आप थोड़ा सा भी क्रिएटिव आप कुछ सोचते हैं, तो आपके पास ना ऑप्शन है। आप चाहे रील्स बनाते हैं, रील्स भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रही हैं। इवन अब तो जिनके रील्स जा रही है तो मार्केटिंग प्रमोशन के चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। तो उसमें वो कहने वाली बात है कि बिल्कुल चेंज लाया है इसने, और उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है कि जो एक्चुअल में जिनके अंदर में ऐसा होता था कि लगता था कि यार ये शायद 10 साल बाद भी कुछ नहीं होगा, इनका टैलेंट तो है लेकिन घर में रह जाएगा। तो अभी हम जब वायरल वीडियोस देखते हैं कि यार कोई सिंगर निकल के आया कहीं से, कोई डांसर निकल के आया, कोई एक्टर निकल के आया, तो सोशल मीडिया ने तो सारा चेंज कर दिया सिनेरियो की अब देखने का, कि अब वो रह गया कि अब कोई कंट्रोल 2-4 जगह नहीं रह गया, हर बंदे के हाथ में ये है, वो कैसे यूज़ करता है। वेपन ही है ऑब्वियसली, आप इससे शेप कर सकते हो सोसाइटी, जो भी कंटेंट आप बनाते हो, ये चीज़ है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया अगर चुनौती है, हाँ जी, तो फिर भी पठान जैसी फिल्में हिट हो जाती हैं, है ना? हाँ जी, तो अगर वो बेहतर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको भी स्वीकार किया जाएगा, अगर ये हाँ जी, बेहतर कर रहे हैं हाँ जी। तो इनको भी स्वीकार किया जाएगा। देखिए मेन स्ट्रीम मूवीज़ का थोड़ा अलग है ना, जैसे देखिए अगर इंडिया की बात करें, भारत की, तो 9000 के आसपास स्क्रीन्स हैं, छोटी और बड़ी मिला के, सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स जिसको हम बोलते हैं। आपने पठान का जिक्र किया, पठान देखिए वो ऐसी रिलीज़ है कि इतने बड़े बैनर की मूवीज़ होती है, 4-4 5-5 हज़ार स्क्रीन्स में रिलीज़ होती हैं। स्क्रीन्स का तो चलिए OTT के आने के बाद बोलते हैं कितना नहीं है, लेकिन स्टिल अभी कोविड के बाद में लोग थिएटर्स की तरफ भागे, क्योंकि जो घरों में दुबके पड़े थे उनको था कि यार कुछ एंटरटेनमेंट कुछ भी देखना है। तो अगर आप मेन स्ट्रीम मूवीज़ बात करें, पठान जैसी या कोई भी और भी है, तो बिग बैनर मूवीज़ जो हैं उनकी स्क्रीन का रेशो ये होता है 4-4 5-5 हज़ार स्क्रीन्स में होती हैं। उसके बाद ओवरसीज़ जाती हैं, चाइना में जाती हैं जहाँ पे 15,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स हैं, ठीक है? तो उसमें वो नंबर गेम आती है, लॉ ऑफ एवरेज आ जाता है कि अगर ऑक्यूपेंसी आपकी परसेंटेज वाइज भी है लेकिन आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है कि जितने ज़्यादा पे आप देख रहे हैं, तो सक्सेस होना तो देखिए वहाँ तो PR मार्केटिंग की गेम रहती है सारी, और सोशल मीडिया भी रहता ही है। तो क्योंकि उतने बड़े स्तर पे जब आपके पास PR और मार्केटिंग के लिए अच्छा खासा पैसा है, तो आप एक शेप कर सकते हो। जैसे एक वर्ड बोलते हैं हम, नैरेटिव, जैसे पत्रकारिता में बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव, क्योंकि आज के समय में बोलते हैं ना कि वॉर का ना ग्राउंड चेंज हो गया, अब नैरेटिव की वॉर है। तो अभी जैसे आदि पुरुष वाले पे भी काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि यार जैसे बोल रहे थे कि ठीक नहीं है और इस तरीके से चीज़ें की हैं।
तो अभी जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं तो अलग तरीके से एक आना स्टार्ट हो गया है करके, तो वो तो सारा इन्फ्लुएंस करने का एक माध्यम है और आप एक नैरेटिव सेट कर सकते हो चीज़ों करने के लिए, क्योंकि वो ऐसा है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप करते हो तो एक पर्टिकुलर सोच है, कम्युनिटी है जो देखती है किसी को करते हैं, फैन फॉलोइंग जिसे हम कहते हैं, तो उनके लिए एक अलग जगह है। हाँ, सोशल प्लेटफॉर्म्स की अगर बोलें कि जो सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म्स पे ही डिपेंडेंट है, तो उसमें भी कई प्रोजेक्ट हैं। जैसे एक साउथ की फिल्म थी सैरात, शायद आपने देखी, तो 100 करोड़ क्लब में गई थी, वर्ड टू वर्ड माउथ, ठीक है ना, वो जो रहता है जिस तरीके से, और आपकी से तुम्बाड़ थी, ठीक है, और ऐसी कई मूवीज़ आई हैं जिन्होंने ग्रैंड सक्सेस दिए कम बजट के होने के बावजूद भी। वो गई है सोशल मीडिया की पावर से, क्योंकि उसमें वो मुझे अच्छी लगी, मैंने शेयर की, मैंने तेजपाल जी से शेयर की, मैंने भाई साहब से शेयर की कि यार आप इसको देखिए, तो वो एक अलग लीग है। तो उसने एक बैलेंस ऐसा मार्केट में लेके आ गए है कि अभी जैसे ट्रेंड भी पीछे चला था कि बॉलीवुड के अगेंस्ट सब कुछ चीज़ें जा रही थी, तो वो क्योंकि एक शिफ्ट होती है हमेशा, एक जैसा नहीं रहता है माहौल, क्योंकि लोग होते हैं उनका अवेयर होते हैं कुछ सालों बाद कि उनको लगता है कि नहीं यार जो हमको दिखाया जा रहा है वो ऐसा नहीं जो भी है। लेकिन जब आपके पास अवेलेबल हो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म से आपको जानकारी सब अवेलेबल हो, आप कंटेंट किसी का वैसे बना है जो कि बहुत ही कम बजट में भी है, तो सोशल मीडिया की ऐसी पावर है कि वो ना रातों रात उसको उठा सकती है। कंटेंट में अगर आपके दम है तो आपके पास मौके देने के लिए अब किसी बड़े बिजनेस हाउस या फिल्म स्टूडियो के डिपेंडेंट नहीं होना है। लेकिन अगर आपको कॉर्पोरेट बिजनेस के लिए अगर आप बोलें तो डेफिनेटली वो फिर अलग पूल गेम है, उसके लिए आपको उस तरीके से ही चलना पड़ेगा जैसे कि एक सिस्टम होता है करने के लिए। नीलकंठ के निर्माण में जो जिन लोगों ने आपको सहयोग किया, कौन कौन लोग थे वो? देखिए, नीलकंठ महादेव के इतने जो एक ज़बरदस्त हम काम कर पाए मिलकर टीम में, तो सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है हमारे प्रोड्यूसर को। ऑब्वियसली वही रिसोर्सेज वाली बात है कि रिसोर्स नहीं तो कुछ नहीं है। तो रमेश रजनू जी हैं, मनाली से हैं और बहुत ही वेल नोन लाइन प्रोड्यूसर है वहाँ पे। 25 साल से ज़्यादा से वो निर्माण के क्षेत्र में है, लाइन प्रोड्यूसर है वहाँ पे, और उन्होंने ये म्यूज़िक वीडियो प्रोड्यूस किया है, जो मुझ पे फेथ दिखाया उन्होंने इस चीज़ के लिए कि ये मैं काम कर सकता हूँ, ये वाला चैलेंजिंग आया तो उन्होंने। उनके सुपुत्र भी इस लाइन में आ गए? जी बिल्कुल, उनके बेटे हैं मोहित, जो कि बिल्कुल उन्हीं की जैसी एनर्जी रखते हैं काम में, और बहुत ही मतलब जैसे एक युवा पीढ़ी में आप बात करते हैं कि अवेयर है ना चीज़ों को लेके, और बहुत ही अच्छे से लाइन प्रोडक्शन का काम संभाला। और नीलकंठ में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो पूरी शूटिंग क्रू को मैनेज करना एक बड़ी बात थी, और ऐसे एनवायरनमेंट में कि रात को जाके कि सबको टेक केयर करना कि सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, तो रिसोर्सेज अच्छे से मैनेज किए हैं मोहित ने भी। और बेस्ट विशेज़ हैं रजनू जी को और मोहित जी को, जितने अमेजिंगली किया है। बाकी जो मेरे फ्रेंड हैं महादेव के किरदार में जिनको आपने देखा, रावीज ठाकुर, अमेजिंग एक्टर वो हैं, उनको आपने देखा होगा अभी जो नभा सीरियल था उसमें कलयुग का रोल उन्होंने बहुत ही अमेजिंग किया था। पोरस में सेल्यूकस निकेटर के रूप में लोगों ने देखा। अभी लेटेस्ट अली बाबा की जो सीरियल चल रहा था उसमें खबीस के रोल में बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया उनको। बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं, और सब ने देखा कि वो रील भी वायरल हुए कि किस तरीके से रही है। सुरेश सुर हैं, पुराने मित्र हैं मेरे, और एक इनका बेसिकली ये एक्टर ही हैं, और यहाँ हिमाचल में लोग इनको जानते हैं, आइसुर स्टूडियोज़ के नाम से म्यूज़िक वीडियोज़ काफ़ी प्रोड्यूस किए हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छे हिमाचल के। तो बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं इस प्रोजेक्ट में, काफ़ी अच्छे से। पंडित वाला? हाँ, डिवोटी वाला, वो पंडित वाला मतलब नहीं, पंडित वाले तो अलग हैं, वो जो सुरेश सुर हैं वो बने थे व्लॉगर, डिवोटी बने थे। हाँ जी, जो पंडित वाले रोल में थे वो थे राजीव थापा जी, राजीव चंबा के नाम से जो पॉपुलर हैं। तो रियलिटी शो में काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने पहले, और बहुत ही अमेजिंग सिंगर वो हैं जो ट्रैक उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो वो उसमें पंडित के रोल में थे, जो अर्चना पूजा करते हुए लिप सिंक भी जिनके देखे हैं नीलकंठ महाराज पे। परमजीत पम्मी जी हैं जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग म्यूज़िक दिया है, हिमाचल से ही हैं, सभी लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ये सारी जो टीम थी हमारी, काफ़ी ऐसी एनर्जी वाली, हाई एनर्जी वाली टीम थी, और नीलकंठ महादेव जी की कृपा से अच्छे से शूट निपट भी गया, और इतने एडवर्स एनवायरनमेंट को बीमार भी नहीं हुई, भी बहुत अच्छी बात थी। तो बिना टीम वर्क के कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये सभी लोग थे जिनके वजह से मैं ये सक्सेसफुल तरीके से दिखाने में कामयाब हो सका। जी। -19 के टेम्परेचर में आपने काम किया हिमाचल में, और मेरी जानकारी ये है कि अब आप गर्म की तरफ को जा रहे हैं, यानी राजस्थान की तरफ को जा रहे हैं कोई प्रोजेक्ट लेके? देखिए, वो एक दूसरा प्रोजेक्ट है, और रिसेंट में जो मैंने प्रोजेक्ट अभी किया है नीलकंठ महादेव से इमीडिएट पहले, तो मेरी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पे, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पे, चंबल की चिट्ठी। तो वो मैंने डायरेक्ट किया है, और ये एक फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री है जो कि पिछले महीने 3 तारीख को जयपुर में थिएटर्स में रिलीज़ हुई है।
और एक फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री है जो वाटर क्राइसिस को वहाँ के दिखाती है और जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर के सिनारियो को दिखाती है। तो ग्राउंड रियलिटी ये फिल्म बताती है, डॉक्यूमेंट्री। तो रिसेंटली मेरा ये प्रोजेक्ट रहा है जो अभी फ़िलहाल निकला है, जो थिएटर्स में लॉन्च हुआ है वहाँ पे जी। और लोगों ने पसंद भी किया है उसको। और नीलकंठ भी आपका पसंद किया जा रहा है, चंबल की चिट्ठी भी आपका पसंद किया गया, उसके लिए हमारी तरफ से आपको बधाई। सुशील जी, एक जो हम चर्चा कर रहे थे सोशल मीडिया और बिग बैनर वाली बात, हाँ जी, बीच में आते हैं आप जैसे लोग, जी, है ना, हाँ जी, जिनके पास बहुत संसाधन नहीं है, हाँ जी, और जो करना चाहते हैं वो एक स्टैंडर्ड पे करना चाहते हैं, हाँ जी, है ना। सोशल मीडिया में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन अगर कम संसाधन है तो उन्होंने अपने आप को उसके लायक बना लिया, हाँ जी, है ना। और वो कम संसाधन में भी सोशल मीडिया वाले काम कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, हाँ जी, अच्छा बन रहा है, निस्संदेह अच्छा बन रहा है, हाँ जी, लेकिन कम संसाधन का भी वो भरपूर उपयोग कर रहे हैं जो भी हैं। अगर हम इन दूसरी बड़ी फिल्मों की बात करते हैं तो वहाँ संसाधनों का कोई अभाव नहीं है ना। तो उनके पास चुनौती है, लेकिन उस चुनौती का वो अपने संसाधनों से सामना कर लेते हैं। बीच में फंसते हैं हमारे आप जैसे लोग, जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन भी नहीं है और जो सोशल मीडिया की रील जैसा काम भी नहीं कर सकते। अब ये जो वर्ग है आपका वाला, ये इनको कैसे फेस कर रहा है इस समस्या? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरीके से आप जैसे पूछ रहे हैं कि क्या है कि एक तो वही आगे मेन स्ट्रीम सिनेमा आ गया, जो चीज़ चल रही है, रिसोर्सेज बहुत हैं, और एक वो है जो रील्स वाले पे हैं जिनको उस तरीके का सीरियस कंटेंट नहीं करना है कि पॉइंट एंड आपने शूट किया, इमीडिएट आपने 5-10 मिनट में थोड़ा प्रोसेसिंग किया, आपने डाल दिया। अब आते हैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जैसे हम जैसे लोग जो हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए ना एक अपॉर्चुनिटी आई है जो OTT बन के। तो उससे मुझे लगता है कि जो 10 साल या 5-7 साल 10 साल आगे थी चीज़, वो थोड़ा नज़दीक आ गई उस केस में, क्योंकि अगर आपको स्टोरी टेलिंग करनी है आपको अच्छी, तो अब अपॉर्चुनिटी वैसे है। रिसोर्सेज़ की जहाँ तक बात है कि अगर इंडिपेंडेंटली आपको कुछ प्रोड्यूस करना है, हाँ, वहाँ पे वो चैलेंज है, क्योंकि आपको मेन स्ट्रीम में अगर कुछ चीज़ बना के करनी है तो बजट लगेगा, खर्चा तो देखो उस तरीके से रहेगा ही। और अब ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन उस चीज़ में अगर मुझसे आप पूछे व्यक्तिगत तरीके से, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कंपटीशन है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। क्योंकि पहले का समय था कि ना प्रोडक्शन हाउसेस उतने थे, ना OTT था, ना करने वाले उतने थे। तो उस समय वैसा था। आज की डेट में करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन हाउसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, OTT भी बहुत ज़्यादा है। कंटेंट जहाँ बहुत ज़्यादा भी आ जाता है तो वहाँ पे ना वो सरफेस होना कई बार आसान रहता है कि अगर कोई अलग चीज़ आप दिखा रहे हो तो वो चीज़ आती है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंटेंट कंज्यूम होगा तो लोगों की ना कुछ नया देखने की लालसा भी तो रहेगी। कि जैसे आप देखते होंगे OTT पे कुछ देखते होंगे, आप सोचते यार आज मैं कौन सी सीरीज़ देखूँ, मतलब यार ये नहीं, कुछ ऐसा देखने वाला टाइप है ना। तो क्योंकि अपनी ऑडियंस बनाने के लिए वो मेहनत है जो हमारे जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को करनी है, जो कि मैं बताऊँ व्यक्तिगत तौर पे तो अभी वो रास्ता तय करना है वैसा वाला कि एक आपको एक इंडिपेंडेंट ऑडियंस आपको क्रिएट करनी है आपके काम से। तो वो अभी जब कुछ एक प्रोजेक्ट से हमारे आएँगे तो डेफ़िनेटली हम उस चीज़ पे काम करना चालू करेंगे। रिसोर्सेज़ के लिए डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फिर एक ऐसी चीज़ है जो आपको इनिशियल तौर पे करनी है, कि अगर आप करना चाहते हैं तो यही होता है कि अब वो स्क्रिप्ट वाली बात आ गई कि एक्टर तो ले लोगे आप, ठीक है, प्रोडक्शन चल पड़ेगी, लेकिन रिसोर्सेज कहाँ से लाओगे बजट के लिए। तो फिर उस तरीके से देखना पड़ता है क्रिएटिव तरीके से, क्योंकि एक स्क्रिप्ट होती है तेजपाल जी जो तय करती खर्चा कितना उसको ट्रीटमेंट में चाहिए। अगर आपने ट्रीटमेंट बनाया है तो फिर उसमें ये देखना पड़ता है कि मिनिमम बजट में आप बेस्ट क्या बता सकते हैं, क्योंकि एक नई स्टोरी अगर आपको बतानी है तो उसको कम बजट में भी किया जा सकता है, लेकिन उसको एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स रहते हैं इंडस्ट्री के लिए उसके लिए तो खर्चा वर्चा रहता है ये करने के लिए। तो वो एक चैलेंज ज़रूर रहता है, तो जिसके लिए हम लोग हाथ पाँव मारते रहते हैं कि कोई प्रोड्यूसर आपको मिले, कोई बिलीव करके बोले कि चलो ठीक है यार मैं आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाता हूँ एज एन इन्वेस्टर। तो वो रहती हैं। बाकी OTT से एक होप भी है कि आपके कंसेप्ट हैं, आप उनके क्रिएटिव से मीटिंग करते हो, आप एग्रीगेटर्स हैं, और अगर वो सही रहता है तो कई OTTs ऐसे हैं जो कि कुछ फंड भी देते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा वो नहीं रहता। लेकिन मेरे हिसाब से वो इनिशियली अगर आइडिया दिखाना है कि प्लेटफॉर्म पे लेकर आने के लिए, तो उतना ठीक है कि उतना भी सफिशिएंट है, कुछ नहीं मिलने से तो बेहतर ही है। तो वो भी मौके हैं साथ में, तो चैलेंजेस भी हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, मतलब हम जैसे लोगों के लिए। कितने वर्षों में हम सुशील मेहता जी को प्रोडक्शन हाउस का मालिक देखेंगे? चलिए, वैसे तो एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस है, आर्गालिन पिक्चर्स के नाम से रन कर रहे हैं, और इसको अगर मैं देखूं कि कितने वर्षों में कोई हम एक ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट लाएं जो किसी बिग OTT पे जाए, तो उसके लिए एफर्ट्स हैं, और वही महादेव ने चाहा तो बहुत जल्दी वो चीज़ होगी।
तो हम होप कर रहे हैं कि वो ज़्यादा दिन दूर ना हो उस चीज़ में, क्योंकि काफ़ी अच्छे कंटेंट और रिसर्च वर्क है हमारे पास में। तो होपफुल हैं कि मतलब 1 डेढ़ साल में कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम एक लैंडमार्क क्रिएट करें, और जो हमारा लोकल प्रोडक्शन हाउस है आर्गालिन पिक्चर्स, कि इसके बैनर से हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस करें जो कि हमारे ऑडियंस के सामने हम लेकर आएँ, हिमाचल के साथ साथ ग्लोबल ऑडियंस के लिए लेकर आएँ। बस आखिरी सवाल ये कि क्या हम लोग ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि सुशील मेहता जी हिमाचल से बाहर भी हमें कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? ऐसी उम्मीद की जा सकती जी, वैसे तो क्योंकि मैं फ्रीलांस वर्क भी करता हूँ, तो उसमें मैं जाता रहता हूँ, शूट वूट रहते हैं तो मुंबई वगैरह वैसा ट्रैवल रहता है। हाँ, अगर आपको जो जो आप पूछना चाह रहे हैं कि मतलब एस्टेब्लिशमेंट वाइज़, तो ठीक है, वो उम्मीदें हैं कि देखिए, बेस तो हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल में हम पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे और सॉल्यूशन हम यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग करें, ताकि बाहर से आने वाले फ़िल्म मेकर्स के लिए भी यहाँ पे आसान हो, और लोकल जो हिमाचल के हमारे जो फ़िल्म एंथुसियास्ट हैं, तो उनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, क्योंकि ये भी एक आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस फील्ड में है। क्योंकि देखिए, जब मैंने शुरू किया था इस फील्ड में, तो जो अभी सहूलियतें हैं वो तब नहीं थी, अभी जैसे लोग हैं वो तब नहीं थे। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट बने, तो हमको उन लोगों के लिए एक एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है कि जो अभी फ़िल्म एंथुसियास्ट हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि कुछ अच्छे-अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज़ ऐसे एस्टेब्लिश हों, जो कि कमर्शियल काम करने को मिले, पैसा कमाने को मिले और एक्सपोज़र भी मिले। तो वो हमारा एक बैक ऑफ द माइंड एक प्लान है कि उस तरीके से हम कुछ करेंगे। बाकी जो मेरी बात आपने कही है, तो वही चीज़ है कि जब ग्लोबल कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो आइडेंटिटी आपकी प्रोजेक्ट के साथ है, फिर चाहे आप हिमाचल रहें, चाहे आप मुंबई रहें। तो उम्मीद यही करेंगे कि मुंबई में एक बड़ा सा प्रोडक्शन हाउस हम खोलें जल्दी, उसके बाद में सक्सेस के बाद कुछ हो। चलिए, ये मुलाकात थी हमारी नीलकंठ, जो अभी वीडियो आया है उसके निर्देशक सुशील मेहता जी से। और सुशील मेहता जी ने हमें अपने नीलकंठ का निर्माण कैसे हुआ, पहले तो उन्होंने ये बताया, और उसके बाद में बताया अपने भविष्य की योजनाएं। नीलकंठ के लिए सुशील मेहता जी को बधाई, और भविष्य की योजनाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मेरे साथी पंकज जोशी के साथ मैं तेजपाल नेगी।